हेलो एवरीवन, हाय आशुतोष दिस साइड। और आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े डील मेकर कंपनी की। जी नहीं, मैं अदानी ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेएम फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ। हाँ, जेएम फाइनेंशियल इंडिया की सबसे बड़ी डील मेकर एक एनबीएफसी है, एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है। आप इस ऑर्गेनाइजेशन को जो बोले वो सही रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा इनका आर्म है, इतना डायनामिक इनकी बिजनेसेस है। अगर मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तब मुझे पता चला कि इनकी तो कुछ 12 तो सब्सिडरीज है इनकी, जिसमें जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड जो इनकी कोर कंपनी है, उसके बाद एक जेएम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल कैपिटल लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल कमोडिटी ट्रेड लिमिटेड, प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, क्रेडिट सोल्यूशन लिमिटेड है, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी है, एक होम लोन की अलग कंपनी है, एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड एक अलग कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करती है, एक एसेट मैनेजमेंट अलग कंपनी जो वेल्थ मैनेजमेंट का काम करती है। इनकी एक ट्रस्टी कंपनी भी है जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड है। इनकी प्रॉपर्टीज़ की होल्डिंग कंपनी भी है, एक प्रॉपर्टी जो जेएम फाइनेंशियल की सारी प्रॉपर्टीज़ को ओन करती है और ये रियल इस्टेट में एडवाइजरी देती है। इनके रिटेल मॉल्स है। इनकी एक ओवरसीज़ में भी एक होल्डिंग कंपनी है जो ओवरसीज़ के बिजनेसेस ओन करती है। इनकी सिंगापुर में एक कंपनी है। इनकी जेएम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है जो कि ट्रेडिंग वो सब देखती है। तो इतना बड़ा बिजनेस है, राइट फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन से लिक्विडेशन, अगर कंपनी बनाने से कंपनी को बंद करने तक इनको सब आता है। जेएम फाइनेंशियल कहता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को सब आता है। हाँ, सही में ऐसा बोलता है वो जेएम फाइनेंशियल लिटरली। अगर मैं इसकी रेवेन्यू की बात करूँ तो इससे रेवेन्यू को हम 4 हिस्से में बांटेंगे। पहला है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, दूसरा है इसके मॉर्गेज लेंडिंग में, तीसरा है ऑल्टरनेटिव डिसबर्समेंट क्रेडिट के बिजनेस जो कि एक बहुत बड़ा वर्टिकल इनका, और चौथा है एसेट मैनेजमेंट वेल्थ मैनेजमेंट जो अभी रिसेंटली ग्रो कर रहा है। एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट में इनकी एक प्राइवेट इक्विटी आर्म भी है जिन्होंने 1500 करोड़ की 3 सीरीज ऑफ राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट करी हुई है। रिसेंटली इन्होंने 100 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट किया था बिग हैट एग्रो करके। ये एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप है बैंगलोर में, और ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। इनका एक बहुत ही अच्छा रिसर्च आर्म है जो देखता है कि वैल्यूज़ कौन से बिजनेस ड्राइव करेंगे। इन्होंने एडटेक में नहीं, फिनटेक में नहीं, क्योंकि आप सब देख रहे हो कि फिनटेक का हाल क्या हो रहा है। 2000 से 500 आ गया एक फिनटेक। तो ये एक बहुत ही अच्छा वैल्यू ड्रिवन बिजनेस को चेस कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहली बात तो कि जेएम फाइनेंशियल का बिजनेस जो है वो बहुत कम लोगों को पता है, एंड दैट्स व्हाई यू विल सी कि आगे में हम जब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि एफआईएस इसमें ज़्यादा शेयर होल्ड करती है बिकॉज दे अंडरस्टैंड देयर बिजनेस। अगर कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम अगर इंडिया में कोई करता है, इंडियन कंपनी, तो वो जेएम फाइनेंशियल है, बट पीपल डोंट नो, लोगों को नहीं पता। ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी काम करती है, मर्चेंट बैंकिंग का भी काम करती है, ये आपके लिए क्यूआईपी भी लाती है, ये डेट भी करती है, डेट सिंडिकेशन करती है। आई मीन जो कोर फाइनेंस का काम होता है वो जेएम फाइनेंशियल को आता है। आपको पता है जेएम फाइनेंशियल ने ऐसी ऐसी डील्स करी है। एक्चुअली हमारे पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है, या फिर एनएससी निफ्टी 50 के स्टॉक है, या फिर जो भी मल्टीबैगर स्टॉक बने हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो सारे का पार्टनर सारों का आईपीओ जेएम फाइनेंशियल ने लाया है। यस, आपको एक नोस्टैल्जिया हिट होगा जब हम आगे की स्लाइड पे जाएंगे, आपके स्क्रीन पे सब कुछ आएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका थोड़ा नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं, सेल्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप केवल 6593 करोड़ का है। ठीक है, बहुत एक मिड कैप कंपनी है। इसका करंट प्राइस 69 चल रहा है। इसका जो हाई था वो 118 था, इसका लो था जो 60 रुपीज़ था। ये अपने लो से और 12% 15% ऊपर चल रही है। इसका पीई रेशियो सिर्फ 8.57 का है, और इसमें एक बहुत अच्छी सोचने वाली बात यह है कि इसकी बुक वैल्यू 76 है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू 69 है। तो ये अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रहा है, तो इट इज़ अ डिस्काउंटेड स्टॉक। बट कोई वजह होगी कि ये अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रहा है, क्योंकि अब इसने 2 साल में तो सारे स्टॉक चल गए। तो इससे पहले हम इनकी डील्स के बारे में जाए, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, हम थोड़ा सेल्स नंबर देख लेते हैं इनका, कि इसकी सेल्स बिल्कुल भी मतलब उतनी अच्छी नहीं रही है, मतलब बिकॉज मोस्टली ना वो रिलाई करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे, एंड वहाँ पे ऐसा है कि आप जितने डील करोगे आपका उतना बिजनेस बनेगा। तो लास्ट ईयर बहुत डील करी उन्होंने, 13 डील्स करी। इस साल उनको 2-3 ही डील्स मिली, तो वो रेवेन्यू में कम ज़्यादा होता है। अगर हम पिछले 10 साल की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो 14% ही रहा है, जबकि बहुत अगर 5 ईयर्स की अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करें तो वो सिर्फ 8% कैगर से ग्रो किया है। हाँ, स्टॉक प्राइस ने पिछले 10 साल में 17% का कैगर दिया है, तो
विच मीन्स कि एक जो 15% रिटर्न आप चाहते हैं वो इस स्टॉक ने दिया है, बट बिल्कुल इतना इंटरेस्टिंग सा बहुत ही ओवरलुक शेयर रहा है। इवन द प्रमोटर्स ने अपना स्टेक डाइल्यूट किया है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी सिंगल डिजिट मोस्टली 10% 12% रहा है। तो नंबर्स गेम अगर आप चेस करते हो, जो कि करना चाहिए ऑफ कोर्स, नंबर्स वाइज बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है। बट हाँ, सेल्स की बात करें तो मार्च 2010 में इन्होंने 601 करोड़ का सेल्स क्लॉक किया था। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में उनका सेल 3725 हो गया है, तो 6 तो 6x हो गया है वो पिछले 11 साल में। ओके, तो या सेल्स ग्रो किया है, लेकिन आप देखो मार्च 2018 से मार्च 2021 तक उनका सेल्स 3000 के ही रेंज बाउंड रहा है, क्योंकि बीच में बहुत सारा एक समय ऐसा था पोस्ट डीमोनेटाइजेशन की, कैपिटल मार्केट एकदम स्लो हो गया था, डील्स नहीं होती थी। अब ऐसा हो गया कि एक हफ्ते में 4 डील्स होती है। आप देखते हो कि सोमवार को पीवीआर आइनॉक्स का मर्जर होता है, मंगलवार को नॉर्मल जाता है, फिर एचडीएफसी बोलता है कि मैं और एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हो जाते हैं, फिर गुरुवार को कोई बोलता है कि टाटा कंज्यूमर में से कुछ डीमर्ज हो जाएगी टाटा कॉफ़ी, फिर अगले फ्राइडे को फिर न्यूज़ आ जाती है कि माई एंट्री और एलटीआई का मर्जर हो रहा है। तो कैपिटल मार्केट एकदम हैपनिंग हो गया है, और हैपनिंग होगा भी, क्योंकि एक समय के बाद आप ऑर्गेनिक ग्रोथ कितना अचीव करोगे, तो मर्जर्स होंगे, एक्विजिशन होंगे। मर्जर एक्विजिशन इंडिया में इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, टू बी ऑनेस्ट। आप इनके पेज पे जाइए, मैं इसकी लिंक डालूंगा, आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या डील्स करी है। तो अब आते हैं हम सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो हमें लेके जाएगा नोस्टाल्जिया में। मैं कुछ इनकी डील्स बताऊंगा जो इन्होंने की है। रिलायंस इंडस्ट्री की सबसे पहली डील थी जब उन्होंने इनऑर्गेनिक कुछ एक्विजिशन करना था। बॉम्बे सबर्बन करके कुछ सेल था, वो इन्होंने कराया। बालाजी टेलीफिल्म्स, आपके एकता कपूर, धूम तना ना ना, उनका आईपीओ इन्होंने लाया। विप्रो की एडीआर लिस्टिंग, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, जो यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना था, वो इन्होंने कराया। कैस्ट्रॉल ने जो अपना स्टेक सेल किया था इंडिया में, वो इन्होंने कराया। अंबुजा सीमेंट की इक्विटी लिंक सिक्योरिटीज इशू कराना था, वो इन्होंने कराया। ल्यूपिन, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, इनके आईपीओ में ये लीडिंग बुक मैनेजर था। आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई लिमिटेड का अमालगमेशन जो कराया, वो जेएम फाइनेंशियल ने कराया। आपका कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी ने जो 49% स्टेक सेल किया था इंडिया में, वो जेएम फाइनेंशियल के थ्रू किया था। आदित्य बिरला का कोई भी ट्रांजैक्शन हो, वो जेएम फाइनेंशियल के थ्रू होता है। ओएनजीसी ने मैंगलोर केमिकल में 39% स्टेक बाय किया था, वो भी जेएम फाइनेंशियल ने कराया था। वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो कि एक्वायर किया था, जो कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद टाटा कम्युनिकेशन बना, वो भी जो एक्विजिशन हुआ था वो जेएम फाइनेंशियल से हुआ था। टाटा का इन्वेस्टमेंट आर्म, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इसका आईपीओ, इसकी बुक लीडिंग मैनेजर जेएम फाइनेंशियल थी। एनडीटीवी, आपका मोस्ट लव्ड या मोस्ट हेटेड चैनल जो भी होगा, इनका भी आईपीओ इन्हीं ने लाया है। तो जेएम फाइनेंशियल के बारे में इनकी सब्सिडरीज कहती है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो बाबूजी ने ना किया हो, लिटरली। अब हम बात करते हैं कि पिछले साल इन्होंने कौन कौन सी डील्स क्रैक करी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पिछले साल जेएम फाइनेंशियल ने अर्नस्ट एंड यंग ईएनवाई के बाद सेकंड नंबर पे 13 नंबर ऑफ डील्स क्रैक करी थी, जिसमें इनका डील का अमाउंट था $7,881 मिलियन। अर्नस्ट एंड यंग का इससे ऑलमोस्ट डबल था, 2.3 टाइम्स था। बट यहाँ पे बहुत सारा ड्यू डिलीजेंस, टैक्स और अदर एडवाइजरी भी वर्क हमने लिया है, जो जेएम फाइनेंशियल नहीं करता है। वो कोर फाइनेंस का काम करता है, वो लिटरली आपका आईपीओ लाता है, वो आपको सीड फंडिंग करता है, वो आपको मर्चेंट बैंकिंग करता है। आपको पता है टीसीएस का जो आईपीओ आया था ना, वो भी जेएम फाइनेंशियल ने लाया था। जेएम फाइनेंशियल वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने रोड शो करा था फॉरेन में जाके। उसके लिए इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री से परमिशन ली थी, सेबी से इन्होंने परमिशन ली थी, और टीसीएस के आईपीओ को सक्सेसफुल बनाया था। तो जो इनके जिन्होंने ये कंपनी बनाई है, निमेश कंपनी, अभी वो रिटायर्ड हो गए, निमेश कंपनी, उनका जो एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में, अभी उनके बेटे इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब पिछले साल इन्होंने जेएम फाइनेंशियल ने 13 डील्स करी, 7,881 का, जबकि इस साल जेएम फाइनेंशियल को सिर्फ 3 डील्स मिली, जहां उन्होंने सिर्फ $858 मिलियन का ही ट्रांजैक्शन कर पाए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक काइंड ऑफ ऐसी चीज़ है कि यू कैनॉट से कि होगा ही हर बार, बिकॉज यू हैव टू डू सेल्स। लेकिन अगर ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट देखें तो उन्होंने पिछले साल के मुकाबले इस साल वो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। ये कंपनी रिव्यू हो रही है, बट हो सकता है कि आगे में ऐसा हो कि बहुत सारे मर्जर्स हो, बहुत सारे एक्विजिशन हो, तो जिस कंपनी को एज रहेगी इंडिया में वो है जेएम फाइनेंशियल।
आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि LIC के आईपीओ में भी लीडिंग बुक मैनेजर जेएम फाइनेंशियल ही है। आप कोई भी बड़ा आईपीओ निकाले, अब आपकी स्क्रीन पे आएगा और आप देखोगे कि अरे बाप रे, जेएम फाइनेंशियल ने ये सब काम किया है। तो मैं चालू करता हूँ, एक एक का नाम लेना, बहुत बड़ी लिस्ट है। जो SR टेलीकॉम होल्डिंग था, उनका जो वैल्यूएशन एडवाइजर थे वो जेएम फाइनेंशियल थे। क्रिसिल स्टैंडर्ड एंड पुअर की कंपनी है, उन्होंने अपना स्टेक सेल किया था क्रिसिल का इंडिया में सितंबर 2010 में, वो भी जेएम फाइनेंशियल के थ्रू हुआ था। ट्रेंट लिमिटेड जो कि टाटा की एक क्लोथिंग आर्म है शायद, वो भी उनका जो लीड मैनेजर था इशू का, वो जेएम फाइनेंशियल थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का बुक रनिंग लीड मैनेजर जेएम फाइनेंशियल थे। कैनरा बैंक के भी बुक रनिंग लीड मैनेजर जेएम फाइनेंशियल थे। ING वेस्टा बैंक, इनका जो जॉइंट ग्लोबल कोऑर्डिनेटर था और बुक रनिंग लीड मैनेजर थे QIP के लिए, वो भी जेएम फाइनेंशियल थे। उसके बाद पैंटालून में जो सोल फाइनेंशियल एडवाइजर थे, पैंटालून का बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ था $456 मिलियन का, वो भी जेएम फाइनेंशियल ने कराया है। बजाज फिंसर का राइट इशू हो, या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल की लीडिंग QIP हो, या फिर डाइजियो, यस डाइजियो इंडिया ने मैकडोनल्ड्स यूनाइटेड स्पिरिट में 51% स्टेक लिया था। तो वो जो ट्रांजैक्शन हुआ था, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन, वो भी जेएम फाइनेंशियल ने कराया है, जो कि $1055 मिलियन का ट्रांजैक्शन था ये, जो कि नवंबर 2012 में हुआ था। उसके बाद विप्रो ने अपना एक डीमर्जर कराया था। उन्होंने क्या कहा था ना कि उनका जो बिजनेस था जिसमें वो एडिबल ऑयल, सोप और ट्यूबलाइट और बल्ब बनाते थे, तो उन्होंने IT से डीमर्ज किया था वो बिजनेस को, वो भी जेएम फाइनेंशियल ने कराया है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी, इतनी बड़ी, इतनी सक्सेसफुल NBFC, इसका जो बुक रनिंग लीड मैनेजर थी QIP के लिए, वो जेएम फाइनेंशियल थी। बजाज फाइनेंस ने जो राइट इशू कराया था 7,436 मिलियन का, वो जेएम फाइनेंशियल ने कराया। कैरिल ग्रुप का जो कैरिल ग्रुप के फाइनेंशियल एडवाइजर थे जेएम फाइनेंशियल। उसके बाद ICICI ने जो श्रीराम ICICI वेंचर, जो कि प्राइवेट इक्विटी आर्म था, जिन्होंने श्रीराम फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करी थी, उसका जो सेल करना था, ब्लॉक डील की एग्जिट थी, वो जेएम फाइनेंशियल ने कराई। अगेन डाइजियो, जो ब्लैक लेबल ब्लू लेबल बनाती है डाइजियो, उनका जो ओपन ऑफर था यूनाइटेड स्पिरिट का, वो जेएम फाइनेंशियल ने कराया था। आप सोचो कि डाइजियो ने जेएम फाइनेंशियल को चूज करा, उनके पास ऑप्शन थे, वो गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले और डॉइचे बैंक, किसी को भी चूज कर सकती थी। आपकी फेवरेट टाटा पावर का जो बुक रनिंग लीड मैनेजर था राइट इशू के लिए अप्रैल 2014 में, वो जेएम फाइनेंशियल थी। उसके बाद यस बैंक का जो बुक रनिंग लीड मैनेजर थी, वो जेएम फाइनेंशियल थी। रिलायंस इंडस्ट्री ने जब नेटवर्क 18 को एक्वायर किया, तो अब उसमें जेएम फाइनेंशियल थे। ताज होटल, जो कि आपका टाटा की एक टाटा का होटल आर्म है, उसका जो बुक रनिंग लीड मैनेजर थी, वो जेएम फाइनेंशियल थी। IDFC ने जो डीमर्जर स्कीम लाई थी, वो उसमें जेएम फाइनेंशियल इन्वॉल्व था। सियाट टायर्स का भी बुक रनिंग लीड मैनेजर जेएम फाइनेंशियल थे। फ्यूचर ग्रुप, आपका बिग बाजार, इनका जो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस था, हालांकि वो काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड हो गया है अभी, बट उसमें भी जेएम फाइनेंशियल थी। आपका फेवरेट अदानी ग्रुप, जिन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग और डीमर्जर कराया था 2015 में, वो ट्रांजैक्शन जेएम फाइनेंशियल ने कराया। कोल इंडिया का जो ऑफर फॉर सेल था कोल इंडिया का, 2,25,000 मिलियन की ये डील थी, ये जेएम फाइनेंशियल ने कराई है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने जब एक्विजिशन किया था JPMP एसेट का, तो वो जेएम फाइनेंशियल ने कराया था। HDFC बैंक का ये ग्लोबल कोऑर्डिनेटर थे तो QIP के लिए। जेनपैक्ट, जो कि सिंगापुर की कंपनी, उनकी इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग एडवाइजरी थी, वो जेएम फाइनेंशियल ने कराई थी। HDFC बैंक ने जब बैंक ऑफ पंजाब को एक्वायर किया था, वो जेएम फाइनेंशियल के थ्रू हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया का हर राइट इशू, हर कुछ जेएम फाइनेंशियल के थ्रू होता है। रिलायंस पावर, जिसमें बिल्कुल पावर नहीं बचा है, उसके भी वो लीड मैनेजर थे। इनका जो IPO था, जो मोस्ट सब्सक्राइब IPO था बिफोर लैटेंट व्यू, वो इन्होंने लाया था। फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग उन्होंने लाया था। आपका फेवरेट पेनी स्टॉक सुजलॉन, यस, उसका भी बुक रनिंग लीड मैनेजर जेएम फाइनेंशियल थी। वॉल्वो और आइशर मोटर, ये जो बहुत बड़े मल्टी बैगर है, इनका जो जॉइंट वेंचर था, वो जेएम फाइनेंशियल ने कराया था। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एक बहुत बड़ी अच्छी NBFC, इसका जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट था, वो जेएम फाइनेंशियल ने कराया। SCL सिस्टम का जो बुक रनिंग लीड मैनेजर थे QIP के लिए, वो जेएम फाइनेंशियल ने कराया। UTI, जो आपने हर्षद मेहता के समय सुना होगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसमें जो एसेट मैनेजमेंट का सेल था T Rowe प्राइस को, वो जेएम फाइनेंशियल ने कराया है। JSW एनर्जी का लीड मैनेजर थे स्वराज मजदा, रूरल क्लैरिफिकेशन, जिंदल स्टेनलेस। मैंने जैसे बताया आपको, आदित्य बिरला की कोई भी डील होती है, उन्होंने हिंडाल्को को एक्वायर किया था अपना LNT से, उन्होंने कुछ डील एक्विजिशन किए थे, रिलायंस से डीमर्जर किया, वो सारी चीज़ें जेएम फाइनेंशियल ने करी। बजाज फिंसर का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो QIP था, वो जेएम फाइनेंशियल ने किया। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो ओपन ऑफर किया था पिपालाव डिफेंस में, जब वो डिफेंस में बहुत एक्टिव थी, वो मई 2015 में, वो जेएम फाइनेंशियल ने कराया। 2015 में आपको बता दूं कि रिलायंस बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली एक्सपांड हो रही थी, बहुत सारे मर्जर एक्विजिशन उन्होंने समय के पहले कर लिए थे।
उन्होंने इंडसइंड बैंक के लिए कराया है, इंडियन ऑयल के लिए किया है, रिलायंस के लिए किया है, सुपराजीत के लिए किया है, बेन के लिए किया है, आपकी थायरोकेयर के लिए किया है। विप्रो ने 2016 में बायबैक लाया था 25,000 मिलियन का, उसके लिए। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो एडवाइजरी थी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, वो जेएम फाइनेंशियल थी। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, LTI सर्विसेज, ICICI प्रूडेंशियल, TVS लॉजिस्टिक, मदरसन सुमी, PNB हाउसिंग, JSW सीमेंट, मुकुंद, डीमार्ट, आपका फेवरेट डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्केट के लीड मैनेजर थे जेएम फाइनेंशियल। कैनरा बैंक, फिर से हिंडाल्को का जो बुक रनिंग लीड मैनेजर थे वो थे आपके एम्फोसिस। मैंने आपको बताया कि TCS का फिर से जो एक बार बायबैक हुआ था वो जेएम फाइनेंशियल ने कराया। आपके डायमंड चिप्स का भी जो प्रताप स्नैक्स के नाम से फेमस है, उनका IPO जेएम फाइनेंशियल ने। बजाज फिनसर का भी उन्होंने काम किया है। SBI लाइफ इंश्योरेंस का भी उन्होंने लंच ब्रेक में वो बुक रनिंग लीड मैनेजर बने थे लंच ब्रेक के बाद। ICICI लोम्बार्ड में भी उन्होंने बने हैं। रिलायंस, निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, इन्होंने अपना जो रिलायंस कैपिटल था, इन्होंने अपना सब बेच दिया निपॉन को। तो वो जो इतना बड़ा सेल हुआ था, इतना बड़ा ट्रांसफ़र हुआ था अपने म्यूचुअल फंड का, वो जेएम फाइनेंशियल में हुआ था। अपोलो टायर, अदानी रिन्यूएबल, विप्रो, नैटको, एस्टर, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का ये लफार सीमेंट, BASF, फिर ग्रासिम ने जो स्पॉन्ज आयरन बेचा था, आइशर मोटर, ताज होटल एंड सो ऑन, अभी भी काफ़ी सारा है। और अब मैं बहुत सारा स्किप कर देता हूँ और आपकी स्क्रीन पे बस वो आएगा जो इस साल के IPO थे, जिसमें आप देखोगे कि एमटार टेक्नोलॉजीज़, डेटा पैटर्न, श्याम मेटालिक्स, नायका, अभी आपका LIC, ये सब कुछ में सबसे लीड था वो है जेएम फाइनेंशियल। इनकी एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा है। सुमीमोटो कैपिटल हो या आपकी एम्बर इंटरप्राइज हो या इवन बेन कैपिटल, आपका बर्गर किंग, आपका पॉलीमेड हो गया, आपका इज़माई ट्रिप हो गया, आपका IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, सुंदरम फाइनेंस हो गया, ऑर्चिड फार्माश, सोना BLW, कृष्णा डायग्नोस्टिक, आदित्य बिरला कैपिटल, गोपालदास एक्सपोर्ट, मैप माई इंडिया, डेटा पैटर्न्स, सारेगामा, CMS, तेगा इंडस्ट्रीज, इतना सब कुछ जेएम फाइनेंशियल ने किया है। आपके होल्डिंग के शायद 70% शेयर्स जो भी QIP हो या बुक रनिंग लीड मैनेजर हो या फिर IPO की एडवर्टीजमेंट हो या एक्टिंग एज मर्चेंट बैंकर हो या एडवाइजरी हो या वैल्यूएशन हो, ये सब जेएम फाइनेंशियल ने किया है। इतनी बड़ी कंपनी, इतना ज़्यादा एक्सपर्टीज इस कंपनी के पास है, लेकिन हमने आई थिंक हमने एक तरफ इम्पोर्टेंस दिया नहीं या फिर हमें पता नहीं चला। तो हो सकता है कि अभी जैसे मैंने बोला कि सेल्स उतना अच्छा नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, प्रमोटर का स्टेक जो 65 था वो कम हो गया है 54 पे, रिटेल पब्लिक का स्टेक बढ़ रहा है, बट बिजनेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन माई ओपिनियन। Valuation is absolutely strong. This is also not a buy recommendation, not a sell recommendation. It's a think recommendation. But I think कि मैंने थोड़ा सा पार्शलिटी करके इसे बाय रिकमेंडेशन ही बना दिया है कि बिकॉज आई वॉज स्क्रीमिंग सटली कि बाय करो, बट नॉट। आप अपना रिसर्च करो क्योंकि नंबर्स मैंने आपको बताया इतने अच्छे नहीं हैं। और ये सब था मेरा जेएम फाइनेंशियल का स्टडी जो मुझे बताना था आप सभी लोगों को। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो आप मुझे बताइए। अगर आप होल्ड करते हैं तो बताइए, इसे क्यों नहीं खरीदना चाहिए बताइए, खरीदना चाहिए बताइए। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, आई होप आप बेयर करेंगे। तो ठीक है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब अनलाइक जो करना है प्लीज़ करिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ।